मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्लास 12th का टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी हम लोग अब तक ये मान के चलते थे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच है फिजिक्स का और मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच है। बाद ही पता चला कि ये दोनों अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंटीमेटेड है, मिला हुआ है। यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही मैग्नेटिज्म का फॉर्मेशन होता है या मैग्नेटिज्म पैदा होता है। तो इसलिए ये दोनों अलग ब्रांच नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इफेक्ट्स अलग अलग है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग इन दोनों को यूनिफाइड करके एक नाम देते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम लोग अब इसको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ना बोल करके अब हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो कहा जाता है कि ऑस्टेड ने सबसे पहले ये डेमोन्स्ट्रेट किया, इन्होंने एक मुजाहरा किया, उन्होंने एक प्रदर्शन किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल काफ़ी इंटीमेटेड है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए उसको मिला करके दोनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन क्या करा, इन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन में क्या करा कि उन्होंने जैसे एक मैग्नेटिक नीडल लिया, ये मैग्नेटिक नीडल है, दिस इज मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है। और इस मैग्नेटिक नीडल में इन्होंने जस्ट मैग्नेटिक नीडल के जस्ट ऊपर में पैरेलल एक कंडक्टर रख दिया और ये रोटेट करने वाला, फ्रीली ये रोटेट कर सकता है। क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल अगर होगा तो जब भी उसको आप रखोगे फ्रीली तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ की तरफ वो इंडिकेट करेगा। तो इसको इस तरह से हम लोग घुमा देते हैं सो दैट कि जो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमारा ये कंडक्टर आ जाए, रोटेट करता है ये उस डायरेक्शन में आ जाए। जब ये उस डायरेक्शन में आ जाएगा तो करंट हम लोग क्या करते हैं, ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ भेजते हैं। यानी कि ये जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है, दिस इज मैग्नेटिक नीडल, तो ये मैग्नेटिक नीडल का ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो जस्ट ये नीडल जो है इस कंडक्टर के बिल्कुल इस तरह से पैरेलल है। अब करंट इस कंडक्टर में इधर से उधर फ्लो करता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया गया सेल का और ये नेगेटिव टर्मिनल दिखाया गया। तो ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इधर की तरफ करंट फ्लो करता है। तो जो ही इस कंडक्टर में करंट उधर की तरफ फ्लो करता है तो नीचे जो उसके जस्ट पैरेलल में मैग्नेटिक नीडल था वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, बस राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो ही फिर उसके डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं। डायरेक्शन का चेंज का मतलब है कि इधर हमने पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया। अब करंट का डायरेक्शन अगर इधर कर दिया जाए तो उसका डिफ्लेक्शन इस साइड में हो जाता है। मतलब अगर करंट इधर से जा रहा है और बिल्कुल इसके पैरेलल में नीचे हमारा मैग्नेटिक नीडल है, ये उसका नॉर्थ है और ये साउथ है। तो करंट इधर जा रहा है, जो ही इधर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर की तरफ। तो अगर हम लोग इसको साउथ मान लें कि ये साउथ से करंट जा रहा है और नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये साउथ मान लो, ये नॉर्थ मान लो, तो ऑब्वियसली इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है और करंट इधर से इधर आप फ्लो करते हो तो जो ही करंट इधर जाएगा इसका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। फिर करंट का डायरेक्शन जो ही चेंज करोगे तो फिर वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है। तो ये डिमोन्स्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने इस नतीजे में पहुंचा कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है उस करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है तो फिर ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल पर मैग्नेटिक फोर्स या कोई मैग्नेटिक फील्ड ही उसको प्रभावित कर सकता है, उसको इफेक्ट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई दूसरा चीज़ इस मैग्नेटिक नीडल पे कोई असर नहीं डाल सकता है।
तो अगर मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके आजू बाजू में कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो कहाँ से मिल रहा है, यानी जब इस कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो करता है, इसी के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनता होगा और वही मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन से ये पता चला कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा, इस डायरेक्शन को हम लोग समझने के लिए यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ है, नॉर्थ अगर इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि इस साइड में अगर कोई नॉर्थ पोल होगा या अगर इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तो ये नॉर्थ पोल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी ऊपर में करंट का डायरेक्शन ये है। इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो अब राइट हैंड का ये थंब ले लेते हैं करंट के डायरेक्शन में और फोर फिंगर को ऐसे कर्ल कहते हैं। तो जब ऐसे कर्ल करेंगे तो ये फोर फिंगर इस तरह से गुजर रहा है, इसके डायरेक्शन में ये कर्ल होता है, ये फोर फिंगर, इसी में ये हमारा मैग्नेटिक नीडल है। तो अगर ये इस तरह से करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से बन रहा है राइट हैंड के फोर फिंगर में, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल को इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। अब करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर दो, नॉर्थ पोल तो इधर ही है हमारा, लेकिन करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, इस तरह से इधर कर दिया। तो अब ये हमारा जो फोर फिंगर है वो इस तरह से कर्ल करेंगे तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, इधर डिफ्लेक्ट कर देगा। इसका मतलब है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर के फ्लो के डायरेक्शन में, करंट के जो बहाव है उसके डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रख देते हैं और उसके बाद फोर फिंगर को कर्ल करते हैं, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो सर्कुलर होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस के चारों तरफ, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है उसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चलता है। अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, बेसिकली इसके डायरेक्शंस को हम लोग तीन तरह से दिखाते हैं। तो उसमें से कुछ डायरेक्शंस को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, कुछ डायरेक्शंस ऐसे दिखाते हैं हम लोग जो बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होते हैं। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, ये इक्वली स्पेस्ड, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसको बी से डिनोट करने का रिवाज है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर है और ये हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में है तो इस तरह से हम लोग एरोज के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ बोलेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ है। अब आता है हमारा, अब एक दो डायरेक्शन रह गया, एक डायरेक्शन हो गया वर्टिकली इनवर्ड और एक होता है वर्टिकली प्लेन के आउटवर्ड। अगर वर्टिकली इनवर्ड है तो इसको हम लोग थोड़ा समझने के लिए जैसे हम एरो ले लेते हैं, जैसे ये एरो है तो एरो में क्या, सामने जो फ्रंट साइड होता है वो पॉइंटेड होता है, शार्प या पॉइंटेड होता है, और बैक साइड में जनरली जो है वो पंख वगैरह सब बांध दिया जाता है। यानी एरो को जनरली इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, एरोज को जनरली इस तरह से हम लोग दिखाते हैं और इधर की तरफ इस तरह चीज़ दे देते हैं, तो ये एरो हो जाता है हमारा, जो उसका एरो का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअल। तो इसको एरो मान लो, और ये एरो को अब ये सामने जो है, ये जो सामने वाला है ये हमारा पॉइंटेड है, ये हमारा पॉइंटेड है, तो इसको हम पॉइंटेड मानते हैं इस तरह से, ये ऐसे उसका नोटेशन कर देते हैं इस पॉइंट के लिए। और जो उसका बैक साइड है ना, तो बैक साइड को हम लोग इस तरह से क्रॉस के तरह से मानते हैं। तो अब इस एरो का जस्ट एकदम पॉइंटेड वाले को हम लोग यहाँ पे एक डॉट दे करके घेर देते हैं
और इसके जो बैक साइड होता है जहाँ पंख वगैरह लगा रहता है, इसको क्रॉस करके इसको बताते हैं। तो अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड का मतलब ये एरो जो है इस बोर्ड की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जा रहा है, जो हमारा फ्रंट साइड के पोर्शन है, यानी जिसको हम लोग पॉइंटेड कहते हैं, शार्प कहते हैं, तो वो तो अंदर की तरफ जाएगा, बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। तो अब अगर हमें देखना है तो हम उसके बैक साइड को देखेंगे एरो का। जब ये ऐसे जा रहा है अंदर, तो हमें ये नज़र आएगा, बाहर से ये नज़र आएगा, यानी ये क्रॉस नज़र आएगा। तो हम लोग इस तरह से क्रॉस कर देते हैं, ये क्रॉसेस कर देते हैं। ये क्रॉस बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलोंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो यहाँ बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा अलोंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, अलोंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो यहाँ बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलोंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड, अंदर की तरफ इनवर्ड। यानी किसी प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ जा रहा है बाहर से, तो उसका रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग इस तरह से करते हैं। अब अगला आता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से इस तरह से अगर बाहर निकल रहा है, बोर्ड से अगर बाहर निकल रहा है, तो जब ये एरो बाहर की तरफ आता है तो हमें एरो का कौन सा पार्ट दिखाई पड़ेगा, ये शार्प, ये नोकीला वाला। ये जो क्रॉस या पंख लगा हुआ पार्ट वो तो नीचे पीछे की तरफ रहेगा। अगर इस बोर्ड को चीरते फाड़ते हुए बाहर की तरफ आता है तो हमें ये नज़र आएगा, यानी इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको एक डॉट से दिखाते हैं, इस तरह से डॉट सब डाल देते हैं, जो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, आउटवर्ड। तो यहाँ बोलते हैं अलोंग परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड। तो इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग तीन तरह से कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल अगर दिखाना है डायरेक्शन में, यानी जो पेपर होता है उसके हमें पैरेलल दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं। और ये पेपर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ दिखाना रहेगा तो हम लोग इस क्रॉस से दिखाते हैं। और पेपर से, जिस पेपर पे आप लिखते हो, बोर्ड या पेपर व्हाटएवर, उससे अगर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड दिखाते हैं तो इस तरह से हम लोग गोल गोल टाइप का डॉट डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन है। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग कैसे डिटरमिन करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके डायरेक्शन को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो रूल है। एक तो लिखते हैं हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल, मैक्सवेल साहब ने दिया था, इसी को मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। और उसी का ये दिया हुआ है दूसरा राइट हैंडेड थंब रूल। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंडेड थंब रूल में आई थिंक कि ये राइट हैंडेड थंब रूल जो है ज़्यादा कारगर है, या आप कभी भी कहीं भी आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर स्क्रू रूल की बात करते हैं तो जैसे स्क्रू को अगर हम इस तरह से घुमाते हैं इस डायरेक्शन में तो ये अंदर की तरफ जाता है, और अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा। तो अब ये उसको अंदर की तरफ, इसको अगर ऐसे रोटेट करते हैं तो ये हमारा जो स्क्रू है अंदर की तरफ जा रहा है, यानी स्क्रू के आगे बढ़ने का जो डायरेक्शन होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है। और जो आप रोटेट करते हो, वो रोटेट जो करते हो वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यानी करंट अगर इधर चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्लॉकवाइज घूमेगा। ये थोड़ा सा होता है क्या आपके साथ, जैसे स्क्रू रूल की बात है तो कभी कभी आप स्क्रू को भूल जाते हो, और अगर आपके पास कोई पेन वगैरह है तो उसको कैप को खोल करके या उसके बॉडी को अगर स्क्रूज में अगर है तो उसको खोल के आप समझ सकते हो कि किधर घुमाने से किधर जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, आपको अवेलेबल नहीं होगा। आजकल भी जो पेन मिलता है उसमें तो यूज एंड थ्रो वाला पेन होता है बच्चों, तो उसमें ऐसा कोई स्क्रू वाला सिस्टम होता नहीं है। तो हमें
ये ज़्यादा कारगर नहीं लगता, ये ज़्यादा कारगर लगता है। आप ये कहीं भी कभी भी आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ दिखाया गया कि कोई कंडक्टर में करंट का ये डायरेक्शन है, तो करंट का ये डायरेक्शन, तो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का हमने थंब रख दिया और थंब को रख करके बाकी जो 4 फिंगर है इसको ऐसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे घूम रहा है। यानी करंट अगर इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब करंट का डायरेक्शन हमने इनवर्ड नीचे की तरफ कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया। अब करंट का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड हो जाएगा, इस नीचे की तरफ हो जाता है इस तरह से, तो अब उसके डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रख दो, तो थंब रख दिया और 4 फिंगर को ऐसे कर्ल करो, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है करंट कंडक्टर में किधर फ्लो करता है और उसके फ्लो के हिसाब से जो है हम राइट हैंड का थंब को रख देंगे करंट के डायरेक्शन में और 4 फिंगर को कर्ल करेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। तो आराम से आसानी से आई थिंक मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना ज़्यादा इजी है। तो हम लोग ज़्यादातर बहुत जगह में ये थंब रूल ही इस्तेमाल करेंगे, ये ज़्यादा मोर क्लियर बच्चे को समझ में आता है, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये हो गया कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस करंट का डायरेक्शंस को हमें कैसे डिटेक्ट करना है, उसके वैल्यू को कैसे जानेंगे वो बात की बात है, लेकिन करंट का डिटेक्शन हम लोग आराम से कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डिटेक्शन कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक जब फील्ड की बात आ गई कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अब इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग यहाँ डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो करता है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। करंट कैरिंग कंडक्टर इसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो कह रहे हैं कि द स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर within which its influence can be felt by magnetic needle। कहता है कि ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसका फील कितनी दूर तक हम मैग्नेटिक नीडल से कर सकते हैं, कितनी दूर तक, बिल्कुल इसको इस तरह से सर्कुलर शेप को लेते हुए कितनी दूर तक उसको हम फील कर सकते हैं, और ये मैग्नेटिक नीडल से हमें पता चल जाएगा। अब मैग्नेटिक नीडल इससे बह करके करंट अगर जा रहा है और उससे अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेंशन कहाँ तक है वो मैग्नेटिक नीडल से हमें समझ में आ जाता है। मैग्नेटिक नीडल को कितना दूर तक वो अफेक्ट करता है, उतना जो उसका स्पेस होगा, दैट वेरी स्पेस का नाम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, उसमें एरो देते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट को हम लोग टेस्ला लेते हैं। और बी यानी जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कई नाम से जाने जाते हैं। अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी बी को जो लिखते हैं हम लोग, वो कई नाम से जानते हैं। उसमें से जैसे कुछ नाम यहाँ हमने लिख दिया है, उसमें से कुछ नाम है जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसी को कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी भी उसी को कहते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन भी उसी का नाम है। मैग्नेटिक वेक्टर भी उसी का नाम है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी का नाम है। यानी मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और ये अलग अलग नाम क्यों है, एक ही चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड का ही अलग अलग नाम क्यों है? तो सिचुएशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, और हमारा जो थ्योरीज वगैरह आगे डिराइव करेंगे मैग्नेट में, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग जगहों में इसका नाम चेंज हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इन सब के लिए रिप्रेजेंटेशन बी ही लेते हैं। नाम अलग अलग है सिचुएशन के हिसाब से, कैसे किस सिचुएशन में कौन नाम लेते हैं, सारी बातें हम लोग डिटेल करेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब आता है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, यानी कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है, पहले से ऑलरेडी किसी स्पेस में, किसी जगह में मैग्नेटिक फील्ड है,
और उस मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में हमने किसी चार्ज को मूव कराया, यानी कोई चार्ज उस फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है और फोर्स का डायरेक्शन कितना होता है, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, यानी कोई चार्ज जब मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। सपोज दैट कि यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज लिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ले करके हम इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं, यानी ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से इधर की तरफ ये मूव कर रहा है, यानी उसका वेलोसिटी, इस पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी इधर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया में ये चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को, उस जगह में, उस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच एंगल कुछ भी हो सकता है, मे बी के 90 का एंगल हो जाए, मे बी के वो सम स्मॉल यानी एक्यूट एंगल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया कि इन दोनों के बीच एंगल है अभी हमारा थीटा, एंगल थीटा है। तो अब ये चार्ज पॉजिटिव इधर अगर फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड उधर काम कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये चार्ज जब इधर मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर फोर्स कितना लगेगा उसको समझने के लिए बच्चों, ये इधर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा करंट जो है, चार्ज जो है, चार्ज इधर फ्लो करता है, चार्ज को हम इधर फ्लो कराते हैं, ये इधर चार्ज इधर बहता है, या चार्ज यूं कहो कि चार्ज इधर की तरफ चल रहा है, इसका वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करता है। तो जब इस डायरेक्शन में चार्ज को हम लोग मूवमेंट कराते हैं, इसको वेलोसिटी देते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस एंगल पे, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का वैल्यू जो डिटेक्ट किया गया उस चार्ज के डायरेक्शन में, यानी जिधर चार्ज फ्लो करता है या चार्ज मूव करता है, मूवमेंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का 4 फिंगर हम ऐसे बैठाते हैं और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसको इधर की तरफ कर्ल करते हैं। तो ये थंब का डायरेक्शन होता है, ये थंब का डायरेक्शन इस चार्ज पर इस फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स होता है, यानी ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से चार्ज इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है और दोनों के बीच यहाँ एंगल थीटा है। तो अब इसको हमने इस तरह से पकड़ा राइट हैंड को और 4 फिंगर्स इसके ऊपर रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड करते हैं, ये थंब का डायरेक्शन हमारा फोर्स का होता है, यानी थंब जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड और जो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसका जो प्लेन होता है उस प्लेन पर बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हुआ, कोई चार्ज अगर मूव करता है, कोई चार्ज अगर मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में। अब हमें ये देखना है कि ये फोर्स लगता कितना है। तो ये जो फोर्स लगता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, FM मैग्नेटिक फोर्स। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज मान लो हमारा, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे Q है, तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज पे ये फोर्स लग रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी उसका v है, वेक्टर क्वांटिटी एरो दे देते हैं, ये भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सब में एरो दे दो, एंड क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि जब ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होता है तभी जा करके, जब ये क्रॉस v इधर की तरफ है, b इधर है, जब इसको ऐसे राइट हैंड से हम लोग b की तरफ कर्ल करते हैं ना, तो ये जो थंब होता है, ये थंब डायरेक्शन होता है एक तरह से यूनिट वेक्टर का। जब दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका डायरेक्शन ऐसा ही होता है, इस प्लेन पर वो परपेंडिकुलर होता है, राइट हैंड थंब रूल को ये ओबे करते हुए। तो अब इस चार्ज पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया Q मल्टीप्लाइड V क्रॉस B। अब अगर इसको अगर हम लोग चाहें कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसमें हम लोग मॉडुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये Q हो गया एंड V क्रॉस B
अब इसके क्रॉस को अगर हम लोग देखना चाहें तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड होता है वी बी, और दोनों के बीच जो एंगल होता है उस एंगल का साइन होता है, यानी साइन थीटा। और एक यूनिट वेक्टर एन कैप होता है जो वी और बी का जो प्लेन है, यानी वी और बी ये जो प्लेन होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, वो होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से मोड के अंदर रखा है, तो ये यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एम लिखेंगे। तो ये हमारा कोई चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करता है उस पर इतना फोर्स लगेगा। दिस अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मूव करेगा v वेलोसिटी से, अगर वो चलता है तो उस पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू यही होगा। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन है, डिस्कशन में थोड़ा सा हम इसको एनबी में करके दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं है, 1-2 लाइन का डिस्कशन है। इस डिस्कशन को हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये फोर्स लगता है तो ये फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि चार्ज अगर रेस्ट में हो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर चार्ज रेस्ट में रहे, चार्ज अगर रेस्ट में हो, इफ चार्ज बी एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा यानी v 0 हो जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पे लगेगा वो 0 हो जाए, फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा। क्योंकि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, अगर वो मूव नहीं करता है, इसका मतलब उस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर चार्ज मूव करता है यानी चार्ज का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होगा या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा तब वो फोर्स कितना लगेगा। देखो बच्चों, यानी इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और इसी डायरेक्शन में अगर हमारा v भी होता है, उसका वेलोसिटी भी होता है, तब क्या हो जाएगा, तब इन दोनों के बीच जो एंगल हो जाएगा वो थीटा 0 हो जाएगा। या अगर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब है कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका v है, तो दोनों के बीच उस समय एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी थीटा 0 डिग्री अगर है तो v और b यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अगर थीटा 180 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट है। और इन दोनों ही केस में साइन 0 0 और साइन 180 भी 0 आता है। इट मीन्स कि उस चार्ज पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट रखा हुआ है, स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट में है, तब उस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन कोई चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, रेस्ट में है, तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट में भी अगर मूव करता है तब भी फोर्स नहीं लगेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी चार्ज ऑब्लिक डायरेक्शन में यानी सम एंगल पे अगर ये मूव करेगा तभी उस पर फोर्स लगेगा, अन्यथा पैरेलल और एंटी पैरेलल चलने से उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये हुआ हमारा, कोई भी चार्ज अगर ये मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से उस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है। अब अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए
चार्ज अगर नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव के बजाय, तो नेगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ जो भी डेरिवेशन हमने करा इसके डायरेक्शन को हम बिल्कुल पलट देंगे, चाहे उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को पलट दो, या यूं कहो कि हम लोगों ने जो यहाँ पे डायरेक्शंस को फॉलो करा कि किधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो उसके डायरेक्शन को हम लोग जस्ट चेंज कर देंगे। तो उसके लिए बेहतर यह है समझना कि अगर कोई फोर्स किसी पॉजिटिव चार्ज पे लगता है तो हम लोग इसको V क्रॉस B करते हैं, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ दे करके यहाँ V क्रॉस B कर देंगे। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव अगर आ जाता है हमारा, तो ऑटोमेटिकली V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है उसमें माइनस लग जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर इसको ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, जैसे हमने करा कि A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B में हम लोग ए बी साइन थीटा एन कैप लेते हैं। अब इसको कुछ देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि इधर की तरफ हमारा A है और इधर की तरफ B है, और हमने A क्रॉस B करा और ये हमारा थीटा है। तो A क्रॉस B करा, A से B की तरफ क्रॉस करेंगे तो थंब का डायरेक्शन किधर होगा, अप हो जाएगा। तो अप हो जाता है, यानी इसको हम लोग एन कैप कहते हैं। तो ये एन कैप का डायरेक्शन अप हो गया। अगर इसमें अगर हम माइनस कर दें, यानी यूं कह दें कि A क्रॉस B के साथ अगर हमने माइनस लगा दिया तो ए बी साइन थीटा, और यहाँ एन कैप के साथ माइनस लग जाएगा। आप इसको इस तरह से माइनस दिखा सकते हो। इसको नीचे ले आ जाते हैं। चलो, अब हमने यहाँ क्या करा, A क्रॉस B के सामने में हमने माइनस कर दिया, तो इसका मतलब है इधर भी हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप के पहले माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है इसको ए बी साइन थीटा, इस माइनस को हम इस एन कैप के साथ लगा देते हैं। अब इस एन कैप के साथ लगा देंगे तो ये एन कैप में अगर माइनस लगा देते हैं तो ये शो करता है कि अगर इधर की तरफ एन कैप पॉजिटिव है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसका एन कैप नेगेटिव है। यानी जो डायरेक्शन हमको A क्रॉस B में यानी V क्रॉस B में मिलता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उसका डायरेक्शन पलट जाएगा। बस इतना याद रखना है। तो कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऑब्लिकली का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एक एंगल होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल और एंटी पैरेलल छोड़ करके कोई भी ऑब्लिक एंगल पे मूव करना चाहिए, तभी उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, अन्यथा उस चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है आज का, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक है। इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको पढ़ना। इसमें सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लॉ आता है बायट-सवार्ट्स लॉ, वो अक्सर आपके 12th एग्जाम में वो अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसको माना जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को इस तरह से व्यू करते रहें, देखते रहें, हमारे चैनल से आप फ़ायदा लेते रहें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो आपको सब्सक्राइब कर लो, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है आपको सब मिल जाएगा बेल आइकन को प्रेस कर देने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।